सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 27 फरवरी आज का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए यकीनन तशक्कुर का और फ़ख्र का दिन है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी हमारी पाक फ़ौज को अता की। किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वही हरकत करने की कोशिश की, उसी तरह का जुल्म करने की कोशिश की जिस तरह से इस वक्त वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मकबूजा कश्मीर में और भारत के दीगर इलाकों में कर रहा है। यानी घरों पर कब्ज़ा, जाकर तोड़ फोड़, आग लगाना, वहाँ पर वो अपने गुंडों से करवा रहा है। और पाकिस्तान में भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत अपनी फ़ौज के तहत ये करवाना चाहती है। लेकिन फिर फ़ौज ने क्या किया कि एक ड्रामा खेला और बालाकोट के इलाके में वहाँ पर अपना पेलोड गिराकर भागते निकले जब पाकिस्तानी शाह ने उनका पीछा किया। फिर DGISPR उस वक्त जनाब आसिफ गफूर साहब थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब हमारा जवाब आएगा, भरपूर आएगा, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक और हमारे वक्त के मुताबिक आएगा जब हम चाहेंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि क्या जवाब आया। अभिनंदन गिरफ्तार भी हुआ, उनके 2 जहाज़ भी गिराए गए। आज हम प्रोग्राम में ख़ास तौर पर इस हवाले से बात करेंगे कि 27 फरवरी 2019 से 27 फरवरी 2020 तक का सफ़र। इसमें हम पाकिस्तान को देखेंगे, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया और भारत कहाँ से कहाँ गिर गया। इस बारे में हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे। आज नए DGISPR साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों के जवाब भी दिए, बड़ी भरपूर थी और एक एक वाक़े का उन्होंने जिक्र किया। और पाकिस्तान की सोच भी नज़र आई कि उन्होंने कहा कि 2 जौहरी ताकतों में जंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि जब भी कोई जारहियत हुई, भारत ने इस तरह करने की कोशिश की तो उसको ऐसा ही जवाब मिलेगा, ऐसा ही सरप्राइज मिलेगा कि उसके होश उड़ जाएंगे। क्या कहा DGISPR ने आज, जरा देखिए। असद खरल साहब, अगरचे पाकिस्तान हमेशा से अमन की ख्वाहिश रखता है और हमने कहा कि हमारी ख्वाहिश अमन की है, लेकिन ये भी पता है कि पहले जिस तरह पुलवामा का वाक़या हुआ और अब तक ये बातें होती हैं कि वो किस तरह उसको फिर इस्तेमाल किया गया उस वाक़े को, जबकि पाकिस्तान ने कंडेम किया था। बहुत सी साजिशी कहानियाँ हैं कि भारत ने इस तरह काम खुद करवाया, भारतीय सरकार ने इलेक्शन जीतना था और बहुत से लोग कह रहे थे कि मोदी ये काम करेगा और उसके बाद उसने उसको इस्तेमाल किया, पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और फिर इलेक्शन जीता। उसके बाद उसने जो कुछ अब मुसलमानों का जिस तरह से वहाँ पर कत्लेआम शुरू कर दिया है, अब जाहिर है कि जो लोग बेबस हो जाएंगे तो वो हो सकता है कि वो कोशिश करें, जो जिसके सब घर वाले मार देंगे, जब आप उसका घर जला देंगे, उसको, उसके लोगों को, उसके बच्चों को कत्ल कर देंगे, तो वो शायद कोई सोचे कि मैं भी कोई इस तरह का काम करूं। तो फिर भारत उसको बहाना बनाकर इधर से तवज्जो हटाकर इन मामलात से, क्योंकि अब अमेरिका भी इस पर बात कर रहा है, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे, तो फिर कोई ड्रामा रचा सकता है, कुछ इस तरह की कोशिश कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए तैयार हैं। तो आप क्या समझते हैं कि भारत अब 10 दफ़ा सोचेगा जो 27 फरवरी 2019 को उसके साथ हुआ था वो करने से पहले? ख्वाहिश तो उसकी होगी, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती होगी कि भाई याद नहीं, अभी 1 साल ही तो हुआ है कि हमारे साथ फिर क्या हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, मौला अली का कौल है कि वो कौम में, वो मुआशरे, वो मुल्क, उसको मैं यानी एलैबोरेट कर रहा हूँ, यानी वो कुफर पे तो मुआशरा जो है वो कायम रह सकता है, एक मुल्क या नेशन या एक रियासत, लेकिन नाइंसाफ़ी जो है जिसमें हो जाए वो कायम नहीं रह सकता। इससे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, नाइंसाफ़ी, सफाकियत, बर्बरियत जो इंडिया के अंदर मोदी कर रहा है, क्या मौला अली का कॉल वो गलत हो सकता है? अगर मैं गलत नहीं, इस तरह का गालबन उन्होंने उनकी सही मनसूब की जाती है बात। अच्छा, अब मामला ये है कि जो सरप्राइज़ देने आए थे, आपको याद होगा कि हमने एयर स्पेस बंद की, वज़ीर ख़ारजा ने कौमी असम्बली के अंदर बात की, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं वहाँ पे आवाज़ उठाई कि भारत एग्रेशन करना चाह रहा है, इरादा रखता है। दोनों मुल्कों की जो ऑपरेशनल तैयारियां थीं
फ़िज़ाइया अलर्ट रेड अलर्ट पे थी दोनों मुल्कों की, बरी और नेवल जो फ़ौजें हैं वो रेड अलर्ट पे थी। कई दिन कई हफ्ते एयर स्पेस बंद रही। फिर उसके बाद उस वक़्त के DGISPR ने यानी पाक आर्मी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, लेटर लिखे गए कि जनाब इसको ये इस जो मोदी की जो एक माइंड सेट है ये खित्ते को जंग में धकेलना चाहता है, जिसके फिर कॉन्सिक्वेंस जिस तरह आज DGISP कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि हम भी एटमी कुव्वत है और वो भी एटमी कुव्वत है, और इस जंग के असरार जो है वो पाक भारत तक नहीं रहेंगे, इसकी लपेट में पर सब भी आएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। वो लोग जो आज भारत के सहूलतकार बने हुए हैं, फैसिलिटेटर बने हुए हैं, उनको असला बेच रहे हैं, उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं। एक तरफ ये भी कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा शानदार काबिल तहसीन इकदामात है और हमारे साथ मिलके वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसी जगह पे भारत के अंदर खड़े होके जहां असला अपना बेचने आ रहे। 26 फरवरी को हमारी तमाम तर जो वार्निंग्स थी इन राइटिंग सबको इन्फॉर्म किया, उन्होंने हरकत की, बालाकोट में आए, पेलोड गिराया, 2 दरख्त जो है उनको नुकसान पहुंचा और एक कव्वा भी जो है उसकी ज़द में आए। ये है बनिया हिंदू, एक मक्कार और बुज़दिल दुश्मन, यानी एक जानवर की जान ली और 2 दरख्त जो है उनको नुकसान पहुंचाया। फिर DGISP ने कहा कि हम सरप्राइज देंगे, और हम जो कहते हैं और पाक फौज जो कहती है, जो हमारी फ़िज़ाइया कहती है, मेरा ख्याल ये वो भूल गए हैं। जब भारत के साथ पहले जिस तरह पाक फ़िज़ाइया ने, नूर आलम ने जिस तरह किया, MM आलम जो जब उन्होंने किया था इनके साथ जो अशर इनका किया, एयर मार्शल असगर खान ने जो इनका अशर किया, तो मेरा ख्याल ये भूल गए। और नई नौजवान नस्ल को मैं याद दिलाता हूँ, भारतीय जो इस वक्त पागलपन का उनके ऊपर दौरा और जुनून उनके ऊपर सवार है और बड़े वो बन रहे हैं कि जनाब जिस तरह हम कर रहे हैं। 26 को उन्होंने किया, 27 को हमने सरप्राइज की बात की। पाकिस्तान की फौज और इस्लाम, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और जो हमें छेड़े फिर उसको हम छोड़ते नहीं हैं। हमने कभी सिविलियन इबादियों को निशाना नहीं बनाया। भारत हमेशा क्या करता है, सियालकोट हो, वर्किंग बाउंड्री हो, मुजफ्फराबाद हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या वर्किंग बाउंड्री हो, सिविलियन इबादियों को नुकसान पहुंचाता है। और हम उसका जवाबी हमला जब करते हैं, क्या करते हैं, उनके बंकर गिराते हैं, उनकी जो तनसीबात है उनको निशाना बनाते हैं, और हम पूरी दुनिया को दिखाते भी हैं। हम जो करते हैं, जो कहते हैं, वो दिखाते भी हैं। और ये जो कहते हैं कि हमने बालाकोट में हेडक्वार्टर जनाब था वह दहशतगर्दों का, मदरसे थे, ये वहां पे पूरी दुनिया के मीडिया को, सिफारतकारों को वहां पर लेकर गए, हम लेके उल्टा गए। और इनको भी हमने कहा कि आप भी आके देख लें। ये भाग गए दुम दबा के, इनके सिफारतकार जो इनके एम्बेसडर थे, हाई कमिश्नर थे। फिर जब हमने इनके बंकर तबाह किए, जब इनके फोर्सेस के ऊपर हमला, जवाबी हमला, हम ऑब्जर्वर को लेके गए, हम मीडिया को ले गए, हम सिफारतकारों को ले गए, क्या है, हमने उसकी वीडियो जारी की, हमने फुटेज जारी की। फिर उसके बाद ये आए क्या करने, पाकिस्तान की हदूद में बड़ा जो इनको जोम था, आए 2 त्यारे, हमने पहले कहा हुआ था जब आए। फिर उसके बाद जो इनके साथ हशर किया गया, जो ये दाखिल हुए और जो ऑपरेशन किया, और जो कल तकरीब थी, आज जो 1 साल जो मुकम्मल हुआ है, और एयर चीफ जो है जो उनको जो मेहमान खसूसी थे वहां पे, जी। और उन्होंने फिर बताया, और जिस तरह DGISPR बता रहे थे, देखिए पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी मौजूदा जो हुकूमत है, जो हमने बात की, हम देखे, हम टॉलरेंस की बात करते हैं, हम पीस की बात करते हैं, छोटी हम पीस की बात करते हैं, हम टॉलरेंस की बात करते हैं, हम दहशत गर्दों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करते। भारत NDS कितने उन्होंने काम किए, कलभूषण नेटवर्क यहां से पकड़ा गया, क्या कर रहा था, यह भी पाकिस्तान अफवाज की दुनिया के अंदर एक सर्विंग आपका एक कमांडर इंटेलिजेंस जो दहशतगर्दों के लिए कर रहा था, नेटवर्क चला रहा था, उसको पकड़ना ये छोटी बात नहीं है। फिर अभिनंदन को जो हमने चाय पिलाई और 2 जहाज इस तरह हमने गिराए, और जिस तरीके से हमने उसको पकड़ा
और फिर वो अल्लाह एक मिसाल कायम की। ये हिंदू बनिया अगर पकड़ लेता ना तो इनके तो ड्रामे ही खत्म नहीं होने थे। कभी इन्होंने वो जैसे बंदर की तरह कभी मोदी ने इधर उछलांगे मारते जाना था, कभी इधर जाना था, लेकिन हमने क्या किया, अल्लाह इकदार, इस्लामी शार, और पाकिस्तान ने एक जुर्रतमंद और गजूर कौमकार फौज ने भी, उन्होंने इनकी एक्सेस दी, किसको, इनकी वालदा को, उनकी अहलिया को। कभी हुआ ऐसे, यानी ऐसा जसूस सिपाही है और सर्विंग है, नेवल का एक ऑफिसर है, कमांडर है। अच्छा ये बताएं, मामला ये है कि अब ये जो चीजें हो रही हैं जी जी, और आज जो ये कल भी जो मनाया गया, यानी 1 साल मुकम्मल हो गया, भारतीय जा रही है। अच्छा। पूरा उन्होंने जोर लगा के भी देख लिया, और फिर जिस तरीके से हमने सरप्राइज दिए, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, हर खैर जगह साहब, पे पछपाई, और हम नहीं कहते, जी, जी। पूरी दुनिया का मीडिया, जी जी जी, पूरी दुनिया के मीडिया ने इस चीज का एडमिट किया, इतराफ किया। पाकिस्तानी मीडिया नहीं, वो वाशिंगटन पोस्ट हो, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया BBC हो, CNN हो, फॉक्स न्यूज, कोई भी, अल जजीरा हो, यही हमारे सब ने ये कहा कि भारत सही। की सर्जिकल जाली स्ट्राइक वो भी जाली साबित हुई। हमने जितनी बातें की वो प्रूव की, डॉक्यूमेंट के साथ, फुटेज के साथ, उसकी ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ, एविडेंस के साथ लोगों को दिखाया। इन्होंने सवाल छुपाने के, सवाल झूठा प्रोपेगेंडा करने के, तो वो भी नहीं इनके भूलता, पास बताने को है जी नहीं। जी, मुझे तो ये बात भी नहीं भूलती कि इन्होंने कहा कि हमने एक F-16 जनाब गिराया है, किधर और है? फिर हाँ जी, उसकी एक उन्होंने तस्वीर भी दिखाई, लाइव टीवी चल रहा था, उसमें तस्वीर भी जब दिखाई ना, तो वहां जो इनका ही एक्सपर्ट बैठा हुआ था वो शर्मिंदा हो गया, और उसने कहा कि ये असल में हमारा ही जहाज है, ये F-16 के पुर्जे नहीं है, ये हमारे जहाज के पुर्जे जो आप दिखा रहे हैं। बल्कि एक हमें खबर और मिल गई कि एक और जहाज भी इनका गिरा था, एक हेलीकॉप्टर भी गिरा था जी जी, और वो खुद गिराया, और कई महीनों बाद इन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली, जबकि पाकिस्तान ने इस वक्त कह दिया था कि हेलीकॉप्टर जनाब ये इन्होंने खुद ही गिरा दिया है, और वो इनकी अपनी सरहद में गिरा था, इसलिए वो ड्रामा उनका कुछ महीने तक चलता रहा। बाद में इनको मानना पड़ा कि वाकई जी पाकिस्तान सही कह रहा था, वो हेलीकॉप्टर हमने खुद ही गिरा दिया। ये तो इनकी प्रिपेयर्डनेस थी। और एयर चीफ ने भी बात कही कि इससे पता लग गया कि चाहे उनके पास जहाज़ ज़्यादा है, वो उससे पाकिस्तान से वो 8-10 गुना ज़्यादा पैसा खर्चते हैं अपने दिफा पर, लेकिन उसके बावजूद हमारी महारत, हमारी जुर्रत, हमारी तैयारी, हमारा प्रोफेशनलिज्म वो नज़र आ गया कि हमारी शहादत का जज्बा वो किधर से लाएंगे। कमाल। अच्छा, अब ये बात जो आपने कही, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि 27 फरवरी 2019, उससे पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान का इमेज बदल रहा था, मुसलसल तब्दील हो रहा था। कि पहले कहा जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है जनाब, मुआमलत, कभी अमेरिका कहता है जी डू मोर, किस तरह से बात होती थी, दुनिया और तरह से पाकिस्तान को देखती थी, भारत को ज़्यादा सुना जाता था। लेकिन जो सारी तफसील आपने बताई, चाहे वो अभिनंदन वाला मामला हो, और उसके बाद पाकिस्तान ने किस तरह से अमन की बात की, उससे पहले भी पाकिस्तान कह रहा था, पाकिस्तान ने कहा जी पुलवामा का हमें आप देते, कोई इंटेलिजेंस देते, कोई सबूत देते, हम खुद कार्रवाई करते गए। कभी आज तक नहीं आया, क्योंकि पता चल गया उन्हीं के लोगों ने किया था जो भी था। तो उसके बाद से अब देखिए, आज की मैं आपसे अर्ज करूं, आज की खबर सुनिए कि भारत का वजारत खारजा की तर्जुमान वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जो सरकारी अमेरिका का इदारा है जो कि मजहबी आज़ादी के हवाले से नज़र रखता है, उसने ये कहा कि मुसलमानों के कत्लेआम जो आप कर रहे हैं भारत में, ये रोका जाए, और ये कहा कि उसमें जो फोर्सेस मुलव्वस हैं उस पर उन्होंने दुख का इजहार किया। तो भारत का जवाब आया है उस पर कि जनाब आप इसको सियासत की नज़र कर रहे हैं। अब आप देखेंगे किस तरह से बिल्कुल एक तब्दील हो गया है, यानी अब दुनिया का इमेज जो भारत ने एक बनाने की कोशिश की, शाइनिंग इंडिया, वो अब डाइंग इंडिया हो चुका है, डाइंग भारत हो चुका है। और वहां पर जिस तरह से अब वायलेंस हो रहा है वो दुनिया देख रही है। और उसके बाद से 27 फरवरी के बाद से जिस तरह अभिनंदन को वापस करना, उसके साथ जिस तरह हमने इस्लामी कवानीन के तहत, बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत उसके साथ सलूक किया, उससे पाकिस्तान का इमेज बदलता चला गया। और तब से लेके आज तक 27 फरवरी तक ना सिर्फ ये नज़र आया कि पाकिस्तान में जुर्रत कितनी है, महारत कितनी है, और उसके बाद जब हम दुश्मन पर काबू पा लें तो फिर हमारा अंदाज क्या होता है। करतारपुर कॉरिडोर देख ले जी, ये पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, अब भी कही कि किसी गैर मुस्लिम को ट्वीट किया, हाँ जी, गैर मुस्लिम को कोई नहीं, वहां मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, दलित के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, पाकिस्तान के क़याम से लेकर बानिया पाकिस्तान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, हमारा जो सब्ज हिलाली परचम है उसके अंदर व्हाइट कलर किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है, माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी करता है। और क्या कहा गया कि इनके बराबर हकूक हैं। बानिया पाकिस्तान ने कहा कि बराबर हकूक हैं, इक्वल राइट्स हैं। दो कौमी नजरिया जो आज साबित हो रहा है, आज इंडिया मान रहा है, आज वो कह रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसका नजरिया
ठीक था। आज पूरी दुनिया ने इस चीज को एक्सेप्ट किया क्योंकि उनका एक विजन था। फिर उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर एक दिन पहले की बात है, कल ही वो ट्वीट किया उन्होंने, जब परसों जब ये सारी बर्बरियत हो रही है मुस्लिम के साथ, फिर भी पेशेंस का मुजाहरा देखिए उनका। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान में इक्वल राइट्स हैं, वो सिख हो, वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, जो भी हो, पारसी हो, उनके मजहबी उनकी इबादत गाहें, उनकी हिफाजत हर एक के ऊपर लाजम है। उनके राइट्स, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी जो मसावी हकूक, उसके लिए रियासत पाकिस्तान, और अगर कोई सिटीजन, कोई इंडिविजुअल इस तरह का करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहां पे रियासती दहशतगर्दी हो रही है। मेरा ख्याल है दुनिया का ये पहला मुल्क होगा जिसका वजीर आजम, जिसका वजीर दाखिला, जिसका वो जो वहां पे जिसके अंडर पुलिस है अमित शाह, और जो अजीत डोवल, जो डॉक्टराइन है सारी उसकी चल रही है, और जो प्राइम मिनिस्टर है, जो बुचर्स ऑफ किसाब, जिसने 200 लोगों का 200 लोगों का कत्लेआम किया, जिसमें 180 लोग मुसलमान थे, जिसका अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी थी, जो दहशतगर्द 2000 बिल्कुल 1800 मुसलमान थे, फिर उसके ऊपर पाबंदी थी। मुझे हिपोक्रेसी देखे, ये कौन सी इंसानी हकूक की तंजीमें है, ये कौन से अक़वाम मालम है जो कहते हैं जी हमें तो बड़ी इंसानी आज़ादियों पे, मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर बड़े हमारे कंसर्न है। मुझे ये बताएं, आपने कहा सफारतकारी में देखें अब ये नैरेटिव किस तरह बदल रहा है, बयानिया किस तरह बदल रहा है। पहले क्या कहता था भारत ये प्रूव करता था और आलमी ताकतों को गुमराह किया हुआ था, मीडिया को गुमराह किया था क्या कि पाकिस्तान एक आतंकवाद है, वो जनाब दहशत गर्दी के लिए उसकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, वहां से दरअंदाजी होती है। मकबूजा कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर, यानी कबा भी चला जाता था और इल्जाम लगाते कि आईएसआई का सर गुब्बारों को डर रहे होते थे, कबूतरों से डर रहे होते थे। और फिर ये भी चश्मे फलक ने देखा कि मकबूजा कश्मीर, जब हम सरप्राइज देना चाहें, आपने जगह जगह DGISPR के बैनर देखे। जी बिल्कुल। मकबूजा कश्मीर के अंदर सबज हिलाली परचमों में लोग लिपटते हैं जिनको ये शहीद करते हैं। अब तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत में लग रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के अलावा भारत में लग रहे हैं। अब मुझे ये बताएं उसामा साहब, बच्ची ने नारा लगा दिया पाकिस्तान किस तरह जिंदाबाद बदलता है कि यूएनओ क्या कहता है कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है। ट्रंप ने कह दिया मैं साल से के लिए तैयार हूं। अच्छा, इसका मतलब ये पूरी दुनिया ने माना कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अमेरिका ने माना, यूएन ने माना, यूरोपियन यूनियन, इंसानी हकूक की तंजीमें, सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ की। मुझे ये बताएं, ये सारे तो मान रहे हैं यूएनओ अपनी करारदाद पे अगर अमल दमल नहीं करा सकता तो उसमें किसका कसूर है, उसमें उसकी बिस्ती है ना। अब अगली बात सुन ले, ये बयानिया जो था साबित हो गया पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करता, और अफगानिस्तान हो, ईरान हो या इंडिया हो, हमसाये मुल्क जो है उनके हवाले से भी और ओवरऑल भी इसको किसने इंडोर्स किया, अमेरिकी सदर ने। अभी रिसेंट भारत में खड़े होके सियाहत का जो बन रहा है पाकिस्तान में, भाई देखिए आप जल रहे हैं ना, और वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर अब ना जाओ, वहां पर अगर कोई जाता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जी ये कोई अब बर्तानिया की मेंबर पार्लियामेंट आई, हिंदुस्तान को क्या मीडिया कहता है, रेपस्तान। वहां पे एक टूरिस्ट आता है, खवातीन के साथ क्या किया जाता है, इज्तिमाई ज़्यादतियां की जाती हैं। पाकिस्तान को टूरिस्ट के लिए बेस्ट मुल्क करार दिया गया है। पाकिस्तान के कैपिटल को, इस्लामाबाद को सेफेस्ट सिटी करार दिया गया है। फैमिली स्टेटस वहां पे बहाल हुआ है। ये टर्न देखें, और असल जो भयानक चेहरा है जो एक मिसलीड कर रहा था पूरी दुनिया को, इसका वो भयानक, वो सफाक चेहरा पूरी दुनिया के हमारी कामयाब हिकमत अमली, हमारी उसमें ISPR को क्रेडिट जाता है, पाक फौज को, पाक फजाइया को, नेवल जो है, जो समुद्री हमारे मुहाफिज है। आप दो जाना चाह रही थी, खास तौर पर आप दो वार्निंग जारी कर दी कि हमने तुम्हें डायरेक्ट कर दिया, हम तबाह कर देंगे तुम्हें। वहां पे मुंह की खानी पड़ी। फजाई बात हो, जमीन के अंदर बात हो, समुद्री हो या बरी हो, जिस तरीके से इनका मुंह तोड़ हम जवाब देते हैं। और इसी तरीके से सफारती माज के ऊपर मैं क्रेडिट दिए बगैर नहीं रहूंगा शाह महमूद कुरैशी और मौजूदा वजीर आजम, क्योंकि पहले तो आपको पता ना कश्मीर जो कमेटी के चेयरमैन थे, उनका मेरे ख्याल है जुबान से कोई एक लफ्ज नहीं कभी निकला होगा। इसके बाद साबिक वजीर आजम जो है वो के बाद भी आप देख लें क्या टेररिस्ट नेटवर्क की सरपरस्ती करता है, उसका नाम नहीं लेते जुबान से। आज कोई जो हो रहा है भारत में, जो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया है,
उस पर फजलुर रहमान साहब की कितनी स्टेटमेंट्स आई हैं, कितने उन्होंने इस पर जलसे जुलूस किए हैं, इस पर कितना एहतजाज उन्होंने किया है। आखिर उनकी बड़ी दोस्तियां हैं मुख्तलिफ जगहों पर। देखिए ना, यहाँ पे दोस्तियां क्या है। अब मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमत में, नवाज हुकूमत में और इमरान हुकूमत में फ़र्क क्या है? उनके स्टेक थे भारत के अंदर, बिजनेस स्टेक्स। सज्जन जंदाल यहाँ पे आते हैं बगैर वीजे के, लैंड अचानक से आते हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी जो ब्रिगेडियर होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर जनाब उनको भिजवा देते हैं, शादी में आता है, फिर शादियों में आता है, साड़ियां होती हैं, सारा कुछ होता है, और किस तरह सरगोशियां करते हैं, और किस तरह वो जो डॉन लीग्स 1 और 2, और फिर किस तरह ऐसे लोग जो इंडिया आते जाते हैं उनसे रिपोर्ट्स कराई जाती हैं। यादव के केस में वो इस्तेमाल करते हैं, वो डॉन लीग्स का भाई हवाला वो बनवाया गया था ना, वो स्क्रिप्ट उधर से आता था, इधर स्क्रिप्ट लगता था कि अखबारात और चैनल्स पे, और उस स्क्रिप्ट को फिर कहां पे इस्तेमाल किया, डॉट मिला है ना आप। और उन लोगों को, सहूलतकारों को जो इंडिया आते थे, इमरान खान और नवाज शरीफ को मिलते थे, उनको किस तरह वीआईपी प्रोटोकॉल। अब मुझे ये बताएं कि अब पूरी दुनिया, एपीएस का अटैक साबित हुआ कि एनडीएस और रा और भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की और हमारे मासूम बच्चों के दरसगाह के ऊपर जिस तरह हमला किया। फिर उसके बाद बड़े बड़े दहशतगर्दों के नेटवर्क हमने तोड़े, पाकिस्तान के अंदर अमन वापस आया, इन्वेस्टमेंट वापस आई, सफारा जो सियाहत वापस आई। अच्छा। अब मामला ये है कि इंडिया जो है वो पे नाकाम हो चुका है। तो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा, जैसे आजकल, अभी मैं आज की बात कर रहा हूं, आज की छोटी सी बात, वो नीला पीना चैनल के अखबारात में देखे ना, कुत्ते वो कहते भौंकते रहते और राई के अंदर पंजाबी लंग दे रहे थे। सर ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या हुआ कि उस्मान बुज़दार साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने अब सारा मामला इमरान खान साहब पर डाल दिया कि वो फैसला करेंगे कि मरीम नवाज साहिबा बाहर जाएंगी या नहीं, और इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला कि उनको लाना है नहीं लाना, वो भी अब वफाकी हुकूमत नहीं करना है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। जनाब वसीम अकरम प्लस साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिनको उनके वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वो शेरशाह सूरी सानी हैं, और बहुत से और अलक़ाबात भी उनको कहे जाते हैं। बहरहाल, और खरल साहब तो काफ़ी ज़्यादा उनके हवाले से ख़बरें देते रहते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आपके दोस्त हैं या ऐसी कोई बात, खरल साहब मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बताएं कि उन्होंने तो कह दिया है कि ये सारा मामला इन मियां नवाज शरीफ साहब की जो एक्सटेंशन है कि जी उनको तौसीह देनी है नहीं देनी, ये भी मामला वफाकी हुकूमत ने करना है, और मरीम नवाज साहिबा का भी। तो फिर पंजाब हुकूमत किस लिए है? फिर बोर्ड का फिर बनाने का, रिकमेंडेशन भेजने का फिर क्या फ़ायदा रह गया? अगर आप कह रहे हैं कि जी हमारा तो लेना देने, उनके लफ्ज़ हैं, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वो गए थे मीडिया से गुफ्तगू की, कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के मामले से सूबाई हुकूमत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब क्या कह सकता हूँ इस पर? मामला यह है कि आप भी इतने बोले नहीं हैं और नाज़रीन भी देखने वाले। उस्मान बुज़दार साहब खिलाड़ी किसके हैं? इमरान खान साहब के हैं। वो कौन है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो उस्मान बुज़दार साहब कोई भी अगर इनिशिएटिव लेते हैं, जिस तरह पहले मैं प्रोग्राम में कह चुका, शायद आपको याद होंगे फिक्रे, कि वो कोई भी काम होता है तो वो अपने कप्तान को एतमाद में लिए बगैर नहीं करते। यही वजह है कि कप्तान उनसे बहुत खुश हैं। अच्छा, नहीं ये उन्होंने उनसे पूछ कर ये कहा होगा, एक एक जुमला कोई पूछ के तो नहीं बोलते ना, कि उन्होंने कहा कि ये सारे मामले से पंजाब हुकूमत का लेना देना ही कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है वो थोड़ा कह के बहुत कुछ कह गए हैं, और हकीकत भी ऐसे ही है। अच्छा। कि क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ का जो मामला है, जो पंजाब कैबिनेट ने किया है, कबीना ने फैसला किया है उनकी तोसीह ना करने के हवाले से जी, और जो वफाक को भी उन्होंने इस चीज़ को आगाह किया है, और बहरहाल वफाकी वज़ीर ने तो पूरी चार्जशीट दे दी है कि जनाब ये तो रिपोर्टें जाली थी, यानी पहले सारा कुछ जालसाजी की गई, और वो जालसाजी, और उसमें भी अल्टीमेटली हतमी फैसला किया। तो पंजाब जो नवाज शरीफ को बाहर फैसले भेजने का हतमी फैसला, ECL से नाम तो वफाकी हुकूमत ने निकाला था, पंजाब हुकूमत ने नहीं निकाला था। ECL से नाम निकालना मरीम साहिबा का, उनको बाहर भिजवाना, ECL से नाम निकलवाना, ये तो वफाकी हुकूमत का एक चैप्टर है ना, उनकी ये इख्तियार है। अब उस्मान बुज़दार साहब ने अगर सच बात कह दी है तो इसमें पर इतना भी तो उनको नाना रगड़े। बात तो सही है, नहीं तो फिर उन्होंने ये कहा सारा है कि बोर्ड, नवाज मेडिकल शरीफ साहब बोर्ड का मामला जो है, सूबाई वजीर, सूबाई बुज़रा, सूबाई उसके वजीर अंदर से जो ये कानून जमानत राजा मनसूखी का कानूनी रास्ता, बिल्कुल उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, बल्कि इन द लाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि है तो वैसे ये पंजाब हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का ही मामला कि किसी मुजरम, मुलजम, सजा याफ्ता, जेल में हो, बाहर हो, PO हो, उसका नाम ECL से निकलवाना, निकालना, या उसको बाहर
भिजवाना उसकी कंडीशन के हिसाब से जो भी है वो प्योरली है पंजाब हुकूमत का, जेल मैनुअल के मुताबिक भी, और वफाकी हुकूमत का। दो चूंकि इसमें इश्यूज आ जाते हैं, ECL का रिलेटेड इशू फेडरल गवर्नमेंट से होता है और रिकमेंडेशन होती है पंजाब हुकूमत। तो इश्तिहारी किसने करार देना है? वो कह रहे हैं हम इश्तिहारी के लिए जाएंगे, अब मफरूर तो वो हैं, अब हम उनको इश्तिहारी करार देना चाह रहे हैं, पता नहीं इश्तिहारी करार देके उनकी जायदादें जब्त करना चाह रहे हैं, उनकी यहाँ जायदाद। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा तो कुल पाकिस्तान में 40 लाख रुपया है, वो रायवेंड महल जो है उसमें 40 लाख रुपए का हिस्सा है, तो इश्तिहारी करार दे के उस पर वो कुछ कर लेंगे। हाँ जी, इश्तिहारी करार दे के हमने इसहाक डार साहब को वापस ले आए, आ गया ना वापस। तो वो तो उनका घर भी आज तक वो कह रहे थे जी, हाँ जी, उनको अगर इश्तिहारी दे के हम पाकिस्तान नहीं ला सके तो मेरा ख्याल उसके बाद मजीद मुझे समझाने की आपको ये नाज़रीन को ज़रूरत है। तो फिर ये सब क्या है? ये अदालत ये भी जा रहे हैं और उधर से नून लीग भी अदालत जा रही है कि जी ये क्यों नहीं एक्सटेंशन दे रहे जमानत में। दूसरा मामला मेरा ख्याल है बड़े समझदार हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है जो आप कहते हैं ना उस्मान बुज़दार साहब, वो इतने भी बेवकूफ़ नहीं, इतने भी भोले नहीं है, वो पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं। उन्होंने बात की कि अब क्योंकि नवाज शरीफ का मामला तो पब्लिक हो गया ना कि जमानत मनसूखी के हवाले से कैबिनेट का फैसला आ गया, उस फैसले को उन्होंने आगे लिख दिया फेडरल गवर्नमेंट को। अब फेडरल गवर्नमेंट और आगे मामला सबमिट होगा कहाँ? कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट तो पहले कह चुकी है कि हमें कोई इशू नहीं है, आप इनको भेजें ना भेजें हमारे कंधे पे रख के मत चलाएं। अब जब कोर्ट ने ये कहा हुआ है ऑलरेडी, तो आप पकड़ के नवाज शरीफ को वापस लें, आपको तो किसी ने कोर्ट ने नहीं रोका। कोर्ट तो 8 हफ्ते के बाद आपने मनसूख कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट इसको इंडोर्स कर देती है, तो आप सुबह पकड़ के उनको ले आए भले। लेकिन ECL से नाम नहीं निकाला मरियम का। हाँ जी, मरियम का नाम ECL से नहीं निकाल रहे। अब मामला ये है कि ये बहुत सारी चीजें है और ये रिपोर्ट भी जाएगी अदालत में। देखिए, मरियम का पाकिस्तान से बाहर जाना, नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना, नवाज शरीफ के वहां रहते हुए शहबाज शरीफ का यहाँ आना या ना आना, ख्वाजा आसफ का वहां जाना, बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। अच्छा, इंटरलिंक्ड है चीजें। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई डील होगी हुकूमत और शरीफ खानदान के दरमियान? देखिए, मुझे हुकूमत और शरीफ खानदान की अगर साथ डील होती तो ये नवाज शरीफ की एक्सटेंशन की जो जमानत की ये जो मनसूखी है, ये क्या चीज़ है? अच्छा, इसको अगर फेडरल गवर्नमेंट भी इंडोर्स कर देती है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? लेकिन बात फिर वही है, ये है आईवाश, ये है कागजी कार्रवाइयाँ, ये है आनियाँ जानियाँ। क्या नवाज शरीफ साहब, जिनको ऑलरेडी कोर्ट कह चुकी है कि अगर उनकी ख़त्म हो जाए, हुकूमत अगर मुतमिन नहीं होती, वो पाबंद है, गारंटर शहबाज शरीफ हैं, गारंटी उन्होंने दी, वहां पे सफारत खाने से रिपोर्टें मुसद्दका वो सारा दिन अदालत में था जिस दिन ये केस था। मैं पूरी प्रोसीडिंग सुबह से लेकर शाम तक मैंने वो देखी और उसमें 2 मरतबा जो वक्फा हुआ वो सब अच्छा, वो तो बार बार आ रहा है जा रहा है। और उसमें ये बात किसकी रिपोर्ट पे गए थे? पंजाब हुकूमत चाहेगी एक्सेस दी जाएगी, वफाकी हुकूमत को एक्सेस दी जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब तक कि अगर वो मिलना चाहे, उनको देखना चाहे रिपोर्ट्स। तो किसने रोका? ये तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि कोई जाए ना, फिर वहां पर हुकूमत कहे, शहजाद वहां पर हाई कमीशन मौजूद है, वो जाकर देखे, डॉक्टर को साथ ले जाए, अटॉर्नी जनरल चले जाएं, अटॉर्नी जनरल चले जाएं, कोई डेजिग्नेटेड नुमाइंदा चला जाए, इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ का सरकारी डॉक्टर चला जाए, डॉक्टर चले जाए, कोई भी जो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्यों नहीं जा रहे? पंजाब जाए ना। जब अदालत ने इजाजत दी थी, मैं मौजूद था, उन्होंने कहा था जी मैं तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप आनिया जानिया, ये रिपोर्टर पार्टी हो रही है, ये खबरें शबरें बन रही हैं, ये बयान शयानत आ रहे हैं, ये इधर से उधर रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्टें बनाई, इन्होंने बना दी, उधर चला गया मामला, इधर चला गया। अब उन्होंने कह दिया उस्मान बुज़दार साहब ने कि जनाब मरियम साहब का मामला जो है वो वफाकी हुकूमत से मुतल्लक है। नहीं, लेकिन नवाज और हमारा तो ऑपरेशन 2 दफा डिले हो चुका है जी। अब वो 24 तारीख थी, वो भी गुजर गई। तो जाके मैं तो आप तो नहीं पूछ सकते ना, ये किसका काम है? कोर्ट का पाबंद कोर्ट ने किया हुआ है। आपका काम है वफाकी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का, कि जाके पूछे नवाज शरीफ साहब को, उनके डॉक्टर अदनान को, गारंटर शहबाज शरीफ को कि जनाब आपकी रिपोर्टें तो नहीं आई, आपने वहां पे कमिटमेंट की थी, अच्छा आपने वहां पे गारंटी दी थी, आपने मुसद्दका रिपोर्ट्स भेजी थी, कल चीज सामने आई थी, ये बताएं, कल चीज सामने आई थी कि मियां नवाज शरीफ ने कह दिया शहबाज शरीफ को मैं फिर वापस चला जाऊंगा, मरियम नहीं। तो आज है, किसने रोका भाई? तो फिर वो इलाज के बगैर ही आ जाएंगे, ऑपरेशन के बगैर ही आ जाएंगे यहाँ पर। तो पहले इलाज हो रहा है वहां पे उनका, सर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वो रिपोर्ट्स तो भेजते हैं, साजिशें कर रहे हैं, ताने बाने आप देख ही रहे, व्हाट्सएप चल रहे हैं, अभी अब होना है 2 दफा। मैंने नहीं कहा, ये तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये हमने तो रोका, कत्ल है, नवाज शरीफ को इजाजत देना हॉस्पिटल में दाखिल होने से हुकूमत पाकिस्तान ने इन्फ्लुएंस करके रोक दिया है। किसी डॉक्टर को उनके घर विजिट करने से हुकूमत पाकिस्तान ने रोका है। बरतानिया में वो अपना इलाज करवा सकते हैं अगर चाहें तो, अस्पताल दाखिल होने से तो किसी ने नहीं रोका। वहाँ पे तो कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है, वहाँ पे तो उनको जहर देने का, जो यहाँ पे ड्रामा किया कि जहर दे दिया गया, इस तरह की खबरें में ट्वीट कर दिए गए, मतलब अच्छा खासा तमाशा लगा दिया गया। मामला उसामा साहब ये है कि ये एक
nerves अच्छा की कब game तक, है। चलिए मुझे बता ये दें आखिर में, सिर्फ blackmailing एक बात, है। आपकी नज़र में ये शरीफ खानदान कब तक अब बाहर मकतूज आ रहेगा? उस या वक्त तक दोबारा जब तक पाकिस्तान में इक़्तिदार नहीं सियासत- मिलेगा इनको, जब तक इक़्तिदार नहीं मिलेगा उस वक्त तक इक़्तिदार बाहर क्या ये इनको कोई थाली में रख कर दिया जाएगा? पहले भी किसी थाली प्लेट में रख के दिया जाता रहा। ये तो बिलावल ने कहा कि जनरल जिलानी ने क्या किया था, मियां जनरल नवाज जवाहर शरीफ ने क्या आप किया बात था, कर रहे हैं। ये कैसे आए, कहाँ से आए? नहीं तो कहाँ अगर से अगला इलेक्शन इनको नहीं कोई एश्योरेंस मिलती तो क्या अगले इलेक्शन में नहीं आएंगे? नहीं इलेक्शन से पहले तो आएंगे। जब तक नहीं, वो जनरल साहब, इक़्तिदार इलेक्शन की से पहले या हर एश्योरेंस सूरत नहीं आएंगे। मिलती या सर, वो ये आते इक़्तिदार नहीं ऐसी या चीज़ है उनको हाँ? कि इक़्तिदार ऐसी चीज है, ये सियासत के ये इंसान इतना जो इसमें बेवकूफ पड़ तो जाए नहीं ना, है। पहले भी ये एक उनको नशा उनके है, साथ इससे हाथ बाहर हुआ नहीं रह सकता। जुलाई में फैसले के बाद वो किस चक्कर में आए थे? उनको गारंटियां दी गई थी, उनको गारंटियां दी गई थी कि मेरा नहीं ख्याल, वो तो कह रहे अगर हैं नहीं दी गई थी नजरिया तो एक जज जो है मुझे बता दे कि इलेक्शन हार जाएंगे, अगर था इलेक्शन हम बुरी तरह से हार कांटे जाएंगे, मारता हमारे समुंदर लोग कहेंगे कि सुन ये ले, इन्होंने हमारा अब साथ क्या नहीं हुआ, अब क्या दिया, हुआ? लोग वोट नहीं देंगे, एमएनए एमपीएस अब क्या हुआ? अपनी टिकट्स अब का लोग नहीं पैसे कहेंगे। वापस करो, अब लोग नहीं कहेंगे सर भाग एमएनए गए। एमपीएस दे पैसे वापस मांग अच्छा, रहे थे जो टिकट मांगने के लिए देना। दिए थे। अब क्या हुआ? अब फिर आप भागे, अब लोग नहीं पैसे मांग रहे, अब नहीं मांगेंगे। तो गुजर गया इलेक्शन, अगला अब नहीं, लोग कह रहे हैं कि वोट को तो कहते रह रहे अगला हमें। इलेक्शन कमाई का सीजन अभी है। आप करप्शन को इक़्तिदार को तफज दो, करप्शन को तफज दो, बाहर भाग गए। मुझे ये बताएं, अगर गारंटियां ना होती तो कभी जज भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मेरे पास केस क्यों नहीं आया इस बात पे? अच्छा जी, ब्रेक का वक्त नहीं हो नहीं, गया। जज कभी शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या किया कि जनाब मेरे सही। पास केस की इसका हाँ जी, डील डन हुई थी। वो तो ये सारा मैनेज कर रहा है, इनको आता है। अच्छा, तो अभी ब्रेक का दोबारा वक्त है, वो नहीं ब्रेक का- चाहते कि ब्रेक का उनके वक्त साथ है। हाथ हो जाए। जी। इतने बेवकूफ बोले नहीं है वो, ब्रेक का वक्त इतने है। पागल भी नहीं है कि वो आ जाए। अच्छा, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। हमारे साथ अब पता चला। अब पता चला। कोरोना वायरस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है और इसमें बड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से बाज़ दफ़ा पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जिस तरह ख़बरें फैला दी जाती हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। पूरी दुनिया में एक पूरा एक निज़ाम बन चुका है कि अगर ऐसा कोई केस सामने आता है तो सूरत में क्या किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले से तैयारी कर रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, चाहे वो चीन है, अफ़गानिस्तान, ईरान और भारत, यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस सामने आ गए थे। पाकिस्तान में अब तक 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं सरकारी तौर पर, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो प्रोटोकॉल्स हैं कि उनका, उनके ख़ानदान का नाम किसी भी मरीज़ का नहीं बताना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी ही चाल चलती है। अब देखिए कि मास्क जो हैं वो महंगे कर दिए गए और एक पैनिक फैलाने की कोशिश हो रही है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि दोनों अफराद जिनमें इसकी तशख़ीस हुई है कोरोना वायरस की, उनकी हालत अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से बाहर है और अब एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की गई हैं इस हवाले से। तो असद गरल साहब, ये क्यों इस तरह होता है कि हम खुद ही यानी 2 लोग हैं और ये अब सब ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये इसका फैलाव नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही कम हो रहा है। 97% रिकवरी रेट है। ये तो बता दिया जाता है कि इससे इतनी हलाकतें हो गई, लेकिन कितने लोग इससे मुतासिर हुए और उनमें से कितने रिकवर हो गए? 97% लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ठीक हो जाते हैं। दूसरा ये कि जो दोनों पाकिस्तानी सामने आए उनकी हालत खतरे से बाहर है, वो बेहतर हो रहे हैं, शुक्र अल्लाह। यही उसामा साहब, मैं कल भी, हमने परसों भी इस पर बात की इसी प्रोग्राम में कि हमें इसमें बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और एक तरफा रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपको पता है इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? पहले कुछ दिन पहले एक खबर चली जी, और वो खबर में फुटेज और वीडियो भी जारी की गई कि जनाब नाक से खून बह रहा है, और भाई पता नहीं अपने भाई के बारे में एक वीडियो जारी की, उसने अस्पताल में बेड पे पड़ा हुआ है। मैंने उसकी तहकीक की उसामा साहब, जो चाइना में और आपस में उनकी जो व्हाट्सएप पे उनकी चैट हुई ना, जो कंसर्न लोग हैं उन्होंने मुझे भेजी, तो उन्होंने बताया कि ये बंदा इसको एग्जैजरेट कर रहा है, एक्चुअली इसको चेस्ट इन्फेक्शन है। अब चेस्ट इन्फेक्शन जो है, अगर उसको आप कोरोना वायरस बना देंगे और इवन के उनके अजीज़ों अकारब इस तरह की वीडियो जारी करके बहस करना शुरू करेंगे, तो ये तो ज़्यादती है। अभी 2 मरीजों की जो आप बात की है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। अच्छा, देखिए, हमें मोहतात रहना चाहिए। आपको नहीं पता दुश्मन हमारा ताक लगाए बैठा है, आपको नहीं पता कि ये हम तो खबर इस तरह दे देंगे, इसी चीज़ को तो उठाएगा। सरकारी तौर पर जो सरकारी तौर पर सरकारी तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो बाद में गलत साबित होती हैं। जिस तरीके से ये बता दिया गया है, एक दाग दिया गया है, प्रोग्राम से पहले मिर्जा साहब की बात हो रही है, वीडियो दिखाई कि जी ये मरीज है, इसको ले जाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये चल रही है, उन्होंने कहा, और वो फेक है। तो वो मैं तैयारी कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी ने है ऐसे तो नहीं उसको कैसे ले है। जाना है। सोशल मीडिया पे ऑथेंटिक न्यूज़ भी होती हैं, फेक होती हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे भी फेक भी होती हैं। ये होती है खबर देने वाले के ऊपर, वो रिपोर्टर, वो एंकर, वो इदारा, ये सारे को कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं ये नहीं कहता खाली सोशल मीडिया पे गलत चलती खबरें, खबरें चैनल पे भी गलत चलती हैं, खबरें अखबारात पे भी। मतलब आजकल की अब सोशल मीडिया अखबारात को आपस में दौड़ मिला के लोग इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कुत्ते भौंकते रहते हैं और राई लगते रहते हैं, पंजाबी मिसाल है। ये चीज़ें नहीं होती। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ सकता है, उसमें प्रिंट भी आ सकता है और साथ सोशल मीडिया जोड़ के साथ उसको दिखा सकता है। मामला ये है उसामा साहब, जिस तरह से आगा खान हॉस्पिटल की आपने बात की, ये जो सारी चीज़ें कि वहाँ पे जी आया है, रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और डॉक्टर जफर मिर्ज़ा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें, मैं समझता हूँ जब तक 100% उस चीज़ की तस्दीक ना हो जाए, हमें मेरा ख्याल इस तरह की हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए। अब होगा क्या, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को पिक करेगा, इंडियन मीडिया पिक करेगा, एक खबरें झूठी बनाएगा। झूठी बनाने से नुकसान क्या होगा? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है, पहले ही दुश्मन बाहर बैठे हुए ताक में। देखिए ना, हमारा चावल बासमती ओरिजिनल जो है, जो दुनिया का बेहतरीन खुशबूदार चावल है नारंग मंडी के एरिया में, दरिया, वो ब्रांड किसने रजिस्टर कराया? वो इंडिया ने। यानी जो बुरा चावल है उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा के ब्रांड को खराब कर दिया, और अपना इस तरीके से नमक हमारा है और बेच वो रहा है, अरबों रुपए वो कमा रहा है यहाँ से लेकर। अच्छा, मामला ये है कि ये जो चीज़ है ना, इससे देखिए चाइना की कितनी एक्सपोर्ट ड्रॉप हुई है, अरबों डॉलर उनकी एक्सपोर्ट ड्रॉप हो गई है। हमारा पहले ही आपको पता है एक्सपोर्ट जितनी बहुत बड़ी मुश्किल से चले, ये जो एक सऊदी अरब ने भी उम्रा ज़ायरीन और तो मामला ये है कि ज़ायरीन के हवाले से बात करना, ईरान के हवाले से ये तलकात, सऊदी अरब के हवाले से बात, पाकिस्तान के हवाले से ये फैलाना, इस तरह की अफवाहें, रूमर्स हमें इंतहाई मोहताज। अच्छा, भारत में आप देखिए, भारत में केसेस सामने आए हैं, लेकिन वो उस तरह से आप नहीं देखेंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये तो हमारा मीडिया तो वो है ना जिसने अजमल कसाब को पाकिस्तानी शहरी बना दिया था, और वो जो जनाब हमारे मीडिया की क्लिपिंग, जिस तरह नवाज शरीफ की क्लिपिंग, उसी बयानिए वाले आपस में डॉट मिलाए ना, तो हमारे मीडिया की वो नवाज शरीफ का बयान भी आपने देख लिया, फिर वो डान लीक्स भी आ गई, फिर अजमल कसाब को पाकिस्तानी शहरी आपने बना जिम्मेदारी का मुंबई के टैक्स में जिसका ना CNN में कभी आया ना रहा। आपने झूठी खबर, मैं तो समझता हूँ पैमरा को भी एक बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर पैमरा के तो अपने बारे में झूठी खबरें चल रही हैं। बिल्कुल सही, कोई पैमरा तो रेगुलेटर है, अगर रेगुलेटर जो है उसके बारे में झूठी खबरें चला रहा है, टाइम चैनल है, तो उसको भी पैमरा को तो खुद एक्शन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर तरह की आफत से और इस तरह की बीमारियों से पाकिस्तानी को अल्लाह ताला महफूज रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।